ओह, पिछला 1 साल कैसे बीता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी बेटी की शादी पक्की होते ही मैंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने मुझे सबकी नज़रों में गुनहगार बना दिया था। आस पड़ोस, घर, खानदान, कोई भी तो ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे बुरा भला ना कहा हो। उन सब का कहना था कि मैंने आधुनिकता के चक्कर में अपनी बेटी का जीवन खतरे के गर्त में धकेल दिया है। रुपये का मुंह देखकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है और गौने की परंपरा को तोड़कर खानदान की मर्यादा तोड़ डाली है। मुझ अपराधिनी की सब आलोचना कर रहे थे। कश्मकश के वो पल मुझे आज भी अच्छी तरह याद हैं, जब मैंने लाख परेशानियों के बावजूद खोखली रस्मों के दायरे को तोड़ डाला था। मैं रसोई में थी, ये पंडित जी का संदेश लाए थे। सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा चेहरे पर झलक पड़ा था। दाल को बघार लगाते हुए तनिक घूमकर मैं बोली, देखो जी, गोने का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो करना है शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की विदाई शादी के समय ही होगी। अजीब बेवकूफ़ी है, ये तमतमा उठे। जो परंपरा सालों से चली आ रही है, तुम उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहाँ शादी में विदाई करना फलता नहीं है। सब फलेगा, करके तो देखिए। मैंने पतीले का पानी गैस पर रख दिया था और जल्दी जल्दी चावल निकाल रही थी। हाँ हाँ, जरूर फलेगा, क्योंकि तुम्हारा कहा झूठ तो हो ही नहीं सकता ना। जी हाँ, इसीलिए व्यंग का जवाब व्यंगात्मक लहजे में ही दिया मैंने, क्योंकि अब हमारी ऐसी औकात नहीं है कि गोने के पचड़े में पड़कर 80-90 हज़ार रुपये का खून करें। सीधे से ब्याह कीजिए और जो लेना देना हो एक ही बार ले देकर छुट्टी कीजिए। मैंने अपनी नजरें थाली पर टिका दी और मेरी उंगलियां तेजी से चावल साफ करने लगी, कुछ ऐसे ही जैसे मैं परंपरा के नाम पर कुरीतियों को साफ कर हटाने पर तुली हुई थी। गौने के विषय को लेकर साल भर तक हम पति पत्नी के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ा रहा था। ये परंपरा और मर्यादा के नाम पर झूठी वाहवाही लूटना चाहते थे। शादी के साल भर बाद गौने की रस्म होती है और ये रस्म किसी बारात पर होने वाले खर्च से कम में अदा नहीं हो सकती। मैं इस खोखली रस्म को जड़ से काटने का संकल्प कर चुकी थी। थोड़ी देर चुप रहकर ये बेचारगी से बोले, सुमन की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? बात काटते हुए मैं बिफर उठी। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 1 लाख रुपए का लोन तो पहले ही ले चुके हो। कुछ पैसे जोड़ तोड़ कर रखे थे, वो भी निकाल लिए, और अब गौने के लिए 80-90 हज़ार रुपये का फटका अलग से लगेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं होगा तो 1 बीघा खेत ही बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगे? ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े से वार कर दिया हो। पल भर को तो मैं इज्जत के ऐसे रखरखाव पर सिर धुनती रह गई। फिर तीखे स्वर में बोली, उसके बाद पूनम और अंजना के ब्याह पर क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों का भविष्य क्या होगा? तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए 4 बीघा के छोड़ गए हैं, जो तुम रस्मों के ढकोसलों में हवन कर लोगे। लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? सच का ये नंगापन शायद इन्हें दूर तक झकझोर गया था। बुद्ध बने ये ताकते रह गए, फिर फीकी सी हंसी हंस पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो सुमन की माँ, मानो 4 ही बच्चे तुम्हारे अपने हों और सुमन तुम्हारी सौत की बेटी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सौतेली माँ समझो तो सौतेली माँ ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो तब पूरे खानदान को न्योता दो, गौना करो तब फिर पूरे खानदान को बुलाओ, कपड़ा दो, गहना दो, ये नेक दो, वो जोक करो। सिर में जितने बाल नहीं हैं उनसे ज्यादा कर्ज लादे रहो, लेकिन शान में कमी ना होने पाए। मेरी ये बातें सुनकर इनके होठों पर एक विवश मुस्कान फैल गई। जब कभी मैं ज्यादा गुस्से में रहती हूँ ये इसी तरह मुस्कुरा देते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इनके होठों की फड़कन कुछ कहने को बेताब थी, लेकिन कह नहीं सके। ये उठ खड़े हुए और आंगन पार करते हुए कमरे की ओर चल दिए। जब से सुमन की शादी तय हुई, शादी संपन्न होने तक यही सिलसिला जारी रहा। ये सुमन की शादी कंजूसी से करके
समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। गौने की रस्म अलग से करनी ही होगी, सदियों से ये हमारी परंपरा रही है। पर मैं इस खोखली परंपरा पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। मेरी छोटी ननद के ब्याह पर ही मैंने ये फैसला कर गांठ बांध ली थी। याद आता है तो दिल कट कर रह जाता है। ब्याह पर जो खर्च हुआ वो तो हुआ ही। साल भर घर बिठाकर उसका गौना किया गया तो 80,000 रुपये उसमें फूंक दिए गए। गौना करवाने आए वर्ग पक्ष के लोगों की और पूरे खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए थे। तिस पर भी मुर्गी अपनी जान से गई और खाने वालों को मजा ही नहीं आया वाली बात हुई। चारों ओर से बदनामी मिली कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपनी मेहरी को दे देती हूँ। कंजूस, मक्खी चूस। और इसी से मिलती जुलती न जाने कितनी उपाधियां हमें मिली थी। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान के हालात और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयां बताकर इन्हें मना ही लूंगी। जल्दी ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके फैसले में बदल गई, लेकिन ये नहीं फलता है कि आशंका से ये उबर नहीं पाए। शादी की सारी खरीद फरोख्त करने के काम लगभग पूरे हो चुके थे। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजार ही बाकी था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रौबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा मौसी रमा, खानदान भर की सर्वे सर्वा और पूरे गांव की मौसी। दोपहर का समय था। शादी के लिए खरीदे गए गहने और कपड़े एक एक कर मैं मौसी जी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला कह सुनाया। सुनते ही मौसी जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। गुस्से से भरी वो बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल मौसी जी, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अलग से गौने का खर्च बर्दाश्त कर सकें। मैंने गहनों का बॉक्स बंद कर अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? मौसी जी की आग भरी नजरें मेरे तन को सेकने लगी। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होता क्या है? होगा क्या? वर या वधू दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। साल भर के अंदर ही जोड़ा बिछुड़ जाता है। ये सुनकर मैं तनिक भी नहीं चौंकी। पालतू कुत्ते की तरह पाले गए अंधविश्वासों के प्रति खानदान वालों के इस मोह को मैं पहले से ही अच्छी तरह जानती थी। अलमारी बंद कर पायताने की ओर बैठती हुई मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, लेकिन मौसी जी, हमारे खानदान में शादी के समय विदाई करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? इसका भी तो कोई कारण जरूर होगा। हाँ, कारण भी है। तुम्हारे ससुर के चचेरे चाचा की एक सौतेली बहन हुआ करती थी। शादी के समय ही उनका गौना कर दिया गया था। बेचारी दोबारा मायके का मुंह नहीं देख पाई। साल भर की कौन कहे, महीने भर में ही चल बसी थी। अब क्या कहूँ, सास का ख्याल ना होता तो उनकी ये बात सुनकर मैं ठठाकर हंस पड़ती। लेकिन इनसे मुंहजोरी कर कौन छेड़े मधुमक्खियों के छत्ते को। मैं सहज स्वर में बोली, लेकिन मौसी जी, उनसे पहले जो लड़कियां शादी के समय ही ससुराल जाती थी, क्या वो भी चल बसी थी? अरे नहीं। अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराती हुई मौसी जी बोली, उनके तो नाती पोते भी अब नाना दादा बने हुए हैं। ये सुनते ही मैं खुशी से बोल पड़ी, फिर तो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं है कोई बात? मौसी जी गुर्राई। गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसीलिए लिया जाता है। दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी से भी बढ़ चढ़कर गौना होता है। देखने वाले दीदे फाड़े रह जाते हैं। तेरी बुआ सास के गौने में परिवार की हर लड़की को 2-2 तोले की सोने की जंजीर दी गई थी और ससुराल वाली सारी लड़कियों को जरी की साड़ी पहनाकर भेजा गया था। तब की बात कुछ और ही थी मौसी जी। तब हमारी जमींदारी थी। आज तो 2 रोटियों के पीछे खून पसीना एक हो जाता है। महीने भर नौकरी से बैठ जाओ तो खाने के लाले पड़ जाएं। फिर गौना का खर्च हम कहाँ से जुटा पाएंगे? मेरी इन बातों को अपना अपमान समझकर मौसी जी तमतमाकर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर अपनी बेटी का ब्याह। ना हो तो ऐसे ही किसी ऐरे गैरे के हाथ पकड़ाकर विदा कर दे।
तेरा सारा खर्चा बच जाएगा। आने दे सुधीर को, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बहू बेटियों का कानून चले वहाँ ठहरना दूभर है। मौसी जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मैं एक बार की सकते में आ गई। मैं लपककर उनके कमरे में पहुंची। वो जाने के लिए अपनी साड़ी तह कर रही थी। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में मैं बोली, मौसी जी, आप तो यूं ही राई का पहाड़ बनाने लगी। मेरी क्या बिसात कि मैं कानून चलाऊं। अरे तेरी क्या बिसात नहीं है, न सास है न ननद कुछ कहने वाली है। खूब मौज कर, मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली। उनकी आवाज में दुनिया जहान की व्यवस्था सिमट आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगा किसी ने मेरा सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं विनम्र स्वर में बोली, मौसी जी, आज तक कभी भी हम लोगों ने आपकी कोई बात नहीं टाली है। मैं हमेशा आपको अपनी सास समझकर आपसे सलाह मशविरा करती आई हूँ। फिर भी आप। लेकिन मौसी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करने लगी। ये शाम को आए। मौसी जी बैठी हुई थी। दोपहर का सारा किस्सा मैंने इन्हें सुना डाला। मौसी जी का गुस्सा सब जानते थे। ये हारे हुए जुआरी के स्वर में बोले, तब तब क्या? मैं बोली, 50,000 रुपये मौसी जी से कर्जे के रूप में ले लीजिए। 60-70 हजार रुपये चाचा जी से ले लेना। मिला जुलाकर किसी तरह कर दो गोना। मैं और क्या कहूँ अब। बेटी मेरी है, वो क्यों देंगे पैसा? उन्हें क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? मेरा गुस्सा उमड़ आया। जब बेटी के ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छा के अनुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। शायद मेरे व्यंग को इन्होंने ताड़ लिया था। बिना कोई जवाब दिए तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गए। रात में खाना खाने के बाद ये और मौसी जी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। पप्पू को सुलाने के बहाने मैं भी अपने कमरे में आकर पड़ी रही। दिमाग की नसों में भीषण तनाव था। सहसा मैं चौंक पड़ी। मौसी जी कह रही थी, अरे सुधीर, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब शादी में विदाई करना हमारे यहाँ फलता ही नहीं है, तब भला गौना कैसे नहीं होगा। अब तुमसे क्या छिपाना मौसी, ये आवाज़ इनकी थी। मैं सरकारी नौकर ज़रूर हूँ, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है कि पहले ही शादी में 1 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ गया। 2 और बेटियां ब्याहनी हैं सो अलग। 20-30 हजार रुपये से गौने का काम चलना नहीं है और इससे ज़्यादा पैसों का बंदोबस्त मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मौसी जी के मीठे स्वर में अचानक कड़वाहट घुल गई। अरे तो क्या बेटी को दफनाने पर ही तुले हो तुम दोनों? इससे तो अच्छा है उसका गला ही घोट डालो, शादी का खर्चा भी बच जाएगा। अरे नहीं मौसी जी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं करूँगा ही। देखो ना, शादी से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। सच? मौसी जी चहक पड़ी। और नहीं तो क्या, 50,000 रुपये तुम दे दो, 60-70 हजार रुपये मैं चाचा जी से ले लूँगा। कुछ यार दोस्तों से मिल जाएगा, फिर ठाठ से गौना हो जाएगा। क्या 50,000 रुपये मैं दे दूँ? मौसी जी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे मौसी, खैरात थोड़े ही मांग रहा हूँ, पाई पाई चुका दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने रुपये मैं लाऊंगी कहाँ से? मेरे पास रुपये धरे हैं क्या? ये सुनते ही मेरी आंखें खुशी से चमकने लगी। भला मौसी को क्या पता था कि परंपरा की दुहाई उनकी भी परेशानी का कारण बन जाएगी। मैं दम साधे सुन रही थी। इनका स्वर था, अरे मौसी, दाई से कहीं पेट छिपा है? तुम हाथ झाड़ दो तो जमीन पर नोटों की बारिश हो जाए। हर कमरे में चांदी के सिक्के गाड़ रखे हैं तुमने, मुझे सब मालूम है। अरे बेटा, मौत की कगार पर खड़ी होकर मैं झूठ बोलूंगी? लोग तो पराई लड़कियों की भी शादी करवाते हैं, तो मैं क्या अपनी ही पोती के ब्याह में कंजूसी करूंगी? पर मेरे पास हो तब ना। और लौटाने की तो बात ही क्या है। जैसे मेरा श्याम है वैसे ही तू भी मेरा बेटा है। ये सुनते ही मेरी हंसी फूट पड़ी। लच्छेदार शब्दों में लपेटकर मन की बात छिपाना कोई मौसी जी से सीखे। भला उनकी कंजूसी को
कौन नहीं जानता था। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद इनकी थकी सी आवाज़ आई, तब तो मौसी, अब इस परंपरा का गला घोटना ही होगा। ना मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा और ना ही गोने का झंझट रखूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम अच्छा समझो बेटा। जाने किस आघात से मौसी जी की आवाज़ को जैसे लकवा मार गया और ये बातचीत यहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन चाचा जी का भी परिवार सहित आगमन हुआ। परंपरा और रस्मों के टूटने की बात उन तक भी पहुंची तो वो भी आग बबूला हो उठे। सुधीर, ये क्या सुन रहा हूं मैं भी शहर में रहता हूं। मेरी सोसाइटी तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी भी अपने पूर्वजों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। तुम लोग गौना न करके लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये बोले थे। गौने के लिए तो मैं खूब परेशान हूँ, लेकिन करूँ क्या? आप लोगों की मदद से ही कुछ हो सकता है। चाचा जी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक गया। उनकी परेशानी पर मन ही मन खुश होते हुए ये बोले, मैं चाहता था अगर आप 80,000 रुपये कर्ज के रूप में दे देते तो बाकी का इंतजाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर ही देता। आप ही के भरोसे मैं बैठा था। मैं जानता हूँ कि आप पूर्वजों की मर्यादा को टूटने नहीं देंगे। ये सुनते ही चाचा जी का तेजस्वी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। थूक निगलते हुए बोले, तुम तो जानते ही हो मैं रिटायर हो चुका हूँ। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब रुपये कहाँ से आएंगे? सुनते ही ये अपना संतुलन खो बैठे। गुस्से की वजह से इनकी मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन तुरंत ही अपने को संभालते हुए सहज स्वर में बोले, चाचा जी, जब आप लोग एक कौड़ी की भी मदद नहीं कर सकते, फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा को निभाने के लिए हमें परेशान क्यों करते हैं? ये कहाँ का न्याय है कि इन खोखली रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा दिखाया जाए? मेरे पास गौना करने की गुंजाइश है ही नहीं। इतना कहकर ये चुप हो गए। चाचा जी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले तक जो सुमन के परम शुभचिंतक बने हुए थे, वो सब अब अपनी अपनी बगले झांक रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था, लेकिन अंधविश्वास की अंधेरी खाइयों को पाटकर आज मेरी बेटी जिंदा लौट रही है। मुझ अपराधिनी को सजा के बदले पुरस्कार मिला है अपने नवासे के रूप में। आज खोखली रस्मों का अस्तित्व खोखला बनकर रह गया था। आज 1 साल बाद मेरी बेटी सुमन अपनी भरी गोद लिए सही सलामत अपने मायके लौट रही है। अंधविश्वास और खोखली रस्मों का खोखलापन पाखंड प्रेमियों को मुंह चिढ़ा रहा है, पर अब लग रहा है कि आने वाले समय में शायद वो लोग भी कोई ऐसा ही फैसला लेने वाले हैं।